चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेकर के आए एक नया चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्ट में ईएमआई भी कहते हैं। आज का जो टारगेट है उसको पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या पहले पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर लिया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म कर लिया, और मैग्नेटिक मटेरियल इसको मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी कहते हैं। ये सारे एनसीईआरटी के नेमिंग बोल दे रहा हूं ताकि आप वेरीफाई कर ले। अभी क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, जिसके बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत ज्ञान हम लोग को पिछले चैप्टर में मिल चुका है। फिर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल थोड़ा देखेंगे। फिर लेंज लॉ और सेल्फ इंडक्शन, इसके बारे में पढ़ना है हमें। आज का टारगेट इतना बड़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो कभी हुआ था, है ना, जिससे कि हमें एक्चुअली जो आज हम जनरेटर इस्तेमाल करते हैं उसका मेन कॉज क्या है। जो फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने ये पाया था कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज्ड सर्किट से, अगर वो फ्लक्स चेंजिंग फ्लक्स आपका होके गुजरता है तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उसी ईएमएफ को वोल्टेज भी कहते हो आप लोग, है ना। और उसी से आप क्या करते हो, वहां पर जब इंड्यूस वोल्टेज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी क्लोज्ड लूप में आएगा तो क्या करेगा, बैटरी की तरह काम करेगा। तो वो सोर्स हो गया, तो वहां से करंट भी इंड्यूस सर्किट में हो जाता है। फिर से इस पर आते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेडिंग पढ़िए, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहे हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को बेटा चेंज करेंगे तो उससे क्या चेंज होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आएगा उससे क्या आएगा बताओ, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। और इस इंड्यूस ईएमएफ से क्या होगा, करंट सर्किट में इंड्यूस हो जाएगा। तो बीच की कहानी गायब कर दी थी, तो मैंने सही कर दिया कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से सही बात तो है कि इंड्यूस करंट हो रहा है, लेकिन कैसे कैसे हो रहा है, स्टेप वाइज। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से गुजरना चाहिए, तुम्हारे इस क्लोज्ड लूप से, है ना। तो फिर इसमें यहां पर अगर ये मान लो पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव वोल्टेज, है ना, तो क्या करेगा, ये बैटरी की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, और करंट फ्लो करवाएगा कि नहीं करवाएगा। तो हम डायरेक्टली इंड्यूस करंट बता देंगे तो तुम्हें बीच की कहानी मिसिंग होगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए फैराडे साहब ने क्या, फैराडे थॉट दैट इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो फैराडे साहब ने सिंपल सी कहानी ये बोली कि यार ये बताओ, जब ओस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ और उन्होंने प्रूफ कर दिया कि जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो उन्होंने कहा यार अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी तो बना सकते हैं। तो इनका पूरा एक्सपेरिमेंट क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके हम करंट इंड्यूस कराएंगे, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी क्लोज सर्किट से होकर गुजरेगी तो वहां पर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा बिना बैटरी के। समझ में आ रहा है। तो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट किसमें कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट में। तो इन्होंने रिवर्सल ऑफ ओस्टेड एक्सपेरिमेंट किया। तो द रिवर्स विल आल्सो बी ट्रू। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जनरेटेड थ्रू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करा कि भैया जैसे कि आपने मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट किया था करंट से, वैसे ही मैंने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर दिया। He observed that the relative motion between magnet and conductor coil causes the current flow through the coil. He also observed that direction of current also changes depending on the direction of motion of आपका मैग्नेट, between the magnet and the coil. अब मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूं, ये तो पैराग्राफिक हो गया। अब मैं थोड़ा सा और आसान भाषा में बताता हूं कि एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे। आपको सर्किट दिख रही है, एक सोलेनोइड दिख रहा होगा, है ना। कॉइल मतलब आपने रट लिया कॉइल मतलब सोलेनोइड, लेकिन सोलेनोइड तब होगा जब उसमें करंट फ्लो करेगा। तो अभी ये सोलेनोइड नहीं हुआ, अभी क्या हो गया, सिंपल कॉइल हो गया। कॉइल क्या होता है, जिसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। बीच में इसके स्पेस था, तो हमने क्या किया, ये मैग्नेट, ये कैसा मैग्नेट है सर, ये बार मैग्नेट या फिर परमानेंट मैग्नेट आप कह सकते हैं, जिसमें फिक्स्ड पोल होता है, ये नॉर्थ रहेगा ये साउथ रहेगा। आपको ये भी दिख रहा होगा, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है ना। इन सब का काम क्या है सर, ये जब अब इसके सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो सीधी सीधी बात है रीडिंग आएगी, साथ में बल्ब भी जल जाएगा।
तो एकदम सिंपल तरीका है कि करंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे ना हम। तो इन्होंने क्या करा कि भाई यहां से ये मैग्नेट को साउथ पोल की तरफ से करके क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ ले आ रहे हैं। किधर ले आ रहे हैं, कॉइल की तरफ, और कॉइल के अंदर से होते हुए इसको इधर से निकाल देंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये पाया जब ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर गैलोमीटर में रीडिंग आ गई ये, लेकिन तभी तक हुआ जब तक ये मोशन करते रहे। जैसे ही मैग्नेट को कहीं पर भी रोक दे रहे थे तुरंत ये बल्ब बुझ जा रहा था और तुरंत रीडिंग 0 हो जा रही थी। तो उन्होंने कहा यार कुछ रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है बेटा कंपैरिजन, ये पहले भी कई बार बता चुका हूं, है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो अगर देखा जाए तो हमेशा कॉइल रेस्ट पर है और वो मोशन में, रिलेटिव मोशन हमेशा नॉन जीरो, है ना। जैसे मान लो ये पहले भी पढ़ चुकी हो, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है, ये भी 80 से चल रहा है, तो ये दोनों रिलेटिव मोशन में रेस्ट पे नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी जो दूरी है वो कभी बदलेगी ही नहीं, वो फिक्स रहेगी। तो रेस्ट वाली कंडीशन हो गई कि नहीं। रिलेटिव वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना, कि उनके बीच की दूरी बदलती रहनी चाहिए हर समय, है ना। तो इसका मतलब है कि कॉइल रेस्ट पर है, तो इसमें जो भी इसकी स्पीड होगी, या आप एक सिंगल डायरेक्शन मोशन करा रहे हैं तो वेलोसिटी भी ले लीजिए, v से अगर ये मोशन कर रहा है तो जिस डायरेक्शन मोशन करेगा तो इसके बीच दूरी घटती जाएगी कि नहीं घटती जाएगी, चेंज हो रहा है ना इनके बीच का डिस्टेंस। यानी कि जब भी नॉन जीरो होगा, v रिलेटिव जब तक नॉन जीरो रहेगा तब तक करंट प्रोड्यूस होगा, जैसे ही जीरो हो जाएगा वैसे ही करंट खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको एक और भाषा में समझो, ये तो एक रिलेटिव मोशन की बात हो गई। अब मैं वापस से अब फ्लक्स की बात करता हूं। मुझे ये बताओ, अभी इनके बीच में कुछ दूरी होगी ना, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके यहां से निकल रही होगी और यहां से ऐसे अंदर कट करते हुए आ रही होगी अंदर, है ना। देखो दो कट करके आ रही है, फ्लक्स कितना हो गया, 2 हो गया। मान लो परपेंडिकुलर निकला, मान लो 2 निकला, ठीक है। अब इसके अंदर आ गए, ठीक। अब देखो जरा, है ना, दिख रहा है। अब ढेर सारी हो गई, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी कि पोजीशन बदलेगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन की संख्या भी बदलेगी, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ऊपर नीचे घटती बढ़ती रहेगी कि नहीं रहेगी। तो उससे भी जो आपका ये जो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है उसका रीजन क्या है, बस वो ये चाहते हैं कि फ्लक्स बदलता रहे। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन उससे जो होके गुजर रही है कॉइल से, वो उसकी संख्या बढ़ती घटती रहे, बस इतना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इन्होंने ये कहा कि एक डायरेक्शन जाओगे तो एक तरफ करंट मिलेगा, अब जैसे डायरेक्शन बदलूंगा मैं वैसे ही करंट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। समझ में आ रहा है। या तो आप इस पोल को पलट दो, साउथ इधर था नॉर्थ इधर था, तो अब इधर नॉर्थ कर दीजिए, इधर साउथ कर दीजिए, तो अब फिर से डायरेक्शन करंट अभी इधर था, अभी पलट करके इधर हो जाएगा, चाहे आप डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रखिए। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन अभी पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो सबसे पहले क्या है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसको पढ़ लो एक बार, है ना। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बला है, जरा इसको वापस से एक बार समझते हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आई थिंक बता चुका हूं, नॉर्मली परपेंडिकुलर होकर के जो निकलती है किससे, किसी भी सरफेस से, उन्हीं को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स, कुछ भी नहीं बदला, ठीक है। तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स आपका एरिया पर निर्भर करेगा। दिख रहा है ना, एन क्या है, एन वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो वहां पर इफ यू रिमेंबर वहां पर ई डॉट डी ए करते थे, है ना, ऐसे, फिर कह देते थे ई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम वही यहां भी चलेगा, यहां पर भी। अब वहां पर हमने कॉस थीटा लिखा है क्योंकि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसी प्रकार से एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ठीक है। ये क्या है भाई, ये एरिया वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, एरिया वेक्टर, ठीक बेटा। अब हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दिया, और फ्लक्स एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है यानी स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो फाई बी का भी फॉर्मूला वही हुआ कि नहीं हुआ, बी डॉट ए इज इक्वल टू व्हाट, फाई बी, है कि नहीं। सिंपल सेम फॉर्मूला, इसमें कुछ पढ़ाना है मुझे बताना है नहीं, वेबर हो गई इसकी यूनिट, ये फॉर्मूला हो गया। अगर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, इसका एरिया कितना था, डी ए, ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा। इस पर इंटीग्रेशन लगा लीजिए ताकि पूरा हो जाए। ये एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, अब शुरू होगा। वो जो मैंने बताया ऑलरेडी उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। अब मैंने क्या कर दिया, आसान कर दिया इसको, सिंगल वायर का लूप ले लिया ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। सिंगल लूप ले सकता हूं ना, ठीक है। ये वायर का लूप ले लिया, आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ माइनस का के कैप, है ना मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो एज वी वैरी द मैग्नेटिक फील्ड द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल
जिसको फ्लक्स कहते हैं वो भी बदलेगी। हेंस द करंट विल बी इंड्यूस्ड इफ वी वैरी द मैग्नेटिक फील्ड। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि मैंने क्रॉस क्यों लिया, ताकि तुम ये करने में ना फंसे रहो, ताकि तुम 1 घंटा इस पर टाइम वेस्ट ना करो। ये 0 डिग्री हो गया कॉस 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल क्या आ जाएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में हो गए तो पैरेलल। और अगर एरिया वेक्टर तुमने कह दी, किसने कह दिया नहीं नहीं हम तो 180 लेंगे, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, निगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमें अभी भी संख्या के ऊपर निर्भर करना है। जैसे अभी मैं एरिया वेक्टर मान के चल रहा हूं, मैंने एज्यूम किया एरिया वेक्टर भी क्या है भैया, a ऑफ माइनस के का मैंने मान लिया ऐसा, ताकि एंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन किसी ने कहा नहीं 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 सर, आप एरिया वेक्टर को गलत पढ़ा रहे हो। तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मान लेंगे हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर दिया आपने, वेरिंग एरिया ऑफ कॉइल। दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये हो गया कि आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड को बदलते रहो जिससे कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। दूसरा तरीका है नहीं, आपने फिर से गलत पढ़ा दिया। आपने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे तो जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका बदलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बदल गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। तो हमने कहा ठीक है, हम बी को नहीं बदलेंगे, बी रिमेन्स कांस्टेंट, बी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब कह रहे हैं कि आप बी को मैंने कांस्टेंट के लिए बदमाशी कर दी, देखिए अब आपका फ्लक्स नहीं बदलेगा। मैंने कहा बस बेटा गलत हो गए तुम, क्योंकि फ्लक्स बदलने के लिए एरिया को भी तो बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तो एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज हमने कॉइल का साइज ही बढ़ाने घटाने लगे। समझ में आ रहा है? द एरिया ऑफ कॉइल इज वेरिड विद टाइम, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल ऑल्सो चेंजेस। समझ लो कि अब मैग्नेटिक फील्ड कह रही है ये 4 लाइनें जो है आपकी जाएंगी, और ये वाली लाइन गड़बड़ है, बाकी सब सही है ना। ये हो गया, और इसको नीचे कर देता हूं। अब आप ध्यान से देखना बेटा, ठीक, ये 2 बाहर हैं। अगर बड़ा वाला लूप लेंगे तो 4 है फ्लक्स की वैल्यू, और छोटा वाला लेंगे तो 2 हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि मैंने बिना मैग्नेटिक फील्ड को छेड़े फ्लक्स बदल दिया कि नहीं बदल दिया, और फ्लक्स बदल गया तो यानी मैं इंड्यूस में होगा कि नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है कि एरिया ऑफ कॉइल को ही आप बदमाशी करो, उसके साथ उसके साथ ही छेड़छाड़ कर दो। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है भाई, रोटेटिंग कॉइल। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि अब मेरे पास ऑप्शन खत्म हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मैं बी को चेंज नहीं कर सकता, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर नहीं सकता, लेकिन मुझे अभी भी फाई को चेंज कराना है। तो भैया एक और चीज समझ लो, ये एक और चीज पर निर्भर करता है, दैट इज कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, बताइए, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बी एंड ए। तो मेरे पास अब आखिरी दिमाग यही बचा कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन फ्लक्स को चेंज कराना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर हम रोटेट कर दें कॉइल को, तो कॉइल बेटा अगर पहले ऐसे रखा था, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, अब मैंने घुमा दिया है ना, घुमा करके मैंने इस तरीके से रख दिया, तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, देखो ध्यान से, और अंदर की तरफ चला गया। ठीक, रुको ध्यान से, इसको ना थोड़ा और मैं कोशिश करता हूं अच्छा बनाने की। इसको कैसे बनाए, ये अंदर की तरफ है ना, ए डैश। समझ में आ रहा है? अब एंगल बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो यहां बना हुआ है, देखो ध्यान से, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर बदलेंगे तो थीटा भी आपका बदलेगा। अब जब थीटा बदलेगा तो उस हिसाब से आपका फाई भी बदलेगा। तो फ्लक्स टू द कॉइल चेंज विद टाइम, फिर से इंड्यूस ईएमएफ हो गया। तुमने एक चीज नोटिस करी, फ्लक्स को बदलने के कितने तरीके हमने निकाल लिए, 3 तरीके तो निकाल लिए ना आपके सामने। तो फ्लक्स बदलना जरूरी है। तो फ्राडे का पहला लॉ क्या आया इसमें से, दिख रहा है आपको? तो यहां पर एक और चीज सिखा देता हूं, अभी तक तो मैंने तुम्हें नहीं बताया कुछ भी, लेकिन अगर तुम नोटिस करो, एक टाइम पीरियड में ही रोटेट होता रहेगा, इसी कहते हैं पीरियोडिक ईएमआई, जो कि जनरेटर में इस्तेमाल होती है। जैसे ये कॉइल है, उसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे, उसको गोला गोला घुमाएंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, एरिया भी नहीं बदलोगे और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदलोगे, सिर्फ इस एंगल को बदल करके हम लोग क्या कर लेंगे, फ्लक्स डेवलप कर लेंगे, चेंज इन फ्लक्स डेवलप कर लेंगे, जिस चेंज इन फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है, जिससे कि एक्चुअली तुम्हारा जनरेटर बना, और तुम्हारे घर में जो बिजली आ रही है वो जनरेटर से ही आती है। पावर प्लांट में क्या लगा होता है, जनरेटर लगा होता है। ठीक है, तो वो जनरेटर आपको समझना है। ये जो रोटेटिंग कॉइल का केस है, इसी को कहते हैं पीरियोडिक टाइप ऑफ ईएमआई, में इसको कहते हैं पीरियोडिक ईएमआई।
तीन प्रकार की ईएमआई होती है। पहला होता है स्टैटिक ईएमआई, दूसरा होता है डायनेमिक ईएमआई, तीसरा होता है पीरियोडिक ईएमआई। तीन प्रकार की ईएमआई होती है। स्टैटिक यानी सब कुछ रुका हुआ, सब कुछ रेस्ट पर है ना, यानी कि कॉइल भी नहीं जाएगा कहीं भी और मैग्नेट भी कहीं नहीं जाएगा। तो हम ऐसा कर कैसे पाते हैं वो सब आगे चर्चा करूंगा, लेकिन आप ये समझो कि बार मैग्नेट का एक और आइडेंटिकल अल्टरनेटिव है मेरे पास, दैट इज सोलेनॉइड। अब मैंने इसको दे दी सप्लाई। सप्लाई तुम कुछ भी दे सकते हो, चलो तुम लोग डीसी पढ़ के आ रहे हो तो लो भाई तुम्हारे लिए मैं, ठीक है। और मैं यहां लगाऊंगा एक रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करेगा भाई, रेजिस्टेंस को वेरी कराएगा, जिससे कि करंट वेरी करेगा। करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। ये करेगा एक्ट एज ए बार मैग्नेट। और मैं इसी के पड़ोस में रख दूंगा क्या, गैल्वेनोमीटर के साथ लगा हुआ, गैल्वेनोमीटर के साथ लगा हुआ ये मेरा कॉइल। इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी करूंगा, करंट को तो नहीं चेंज करूंगा, लेकिन यहां से रियोस्टेट को वेरी कराऊंगा, करंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके अंदर आ रही थी वो भी बदल जाएगी बेटा। तो इस तरीके से स्टैटिक ईएमआई हमें यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो स्टैटिक ईएमआई में ना एक और, ये तो मतलब इसमें ना एक्चुअली एक इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको इसी में पढ़ा दिया, दिस इज एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्शन, उसमें आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि यहां पर स्टैटिक ईएमआई का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज योर सेल्फ इंडक्टेंस, और उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो इस पे और चर्चा नहीं करते हैं, तो हल्का ही रखते हैं ताकि तुम लोग प्रेशर में ना हो। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फैराडे के कुछ नियम को समराइज कर रहे हैं अपन, ठीक है। फैराडे के नियम को अपन समराइज कर रहे हैं। पहला क्या है, व्हेरेवर देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर, इफ इट इज अ क्लोज सर्किट इंड्यूस करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। अगर क्लोज सर्किट नहीं है तो ईएमएफ ही इंड्यूस होगा, यानी वोल्टेज आएगा, लिंक करंट नहीं है, क्योंकि करंट फ्लो कराने के लिए सर्किट को क्या होना पड़ता है बेटा, क्लोज होना पड़ता है ना। अगर ओपन सर्किट में वोल्टेज होता है कि नहीं होता है, वोल्ट मीटर लगाओगे तो वहां वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन करंट के लिए आपको क्या चाहिए, सर्किट को क्लोज होना पड़ेगा। इनका दूसरा नियम क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ in a conducting coil is proportional to the rate which the magnetic flux through the coil change with time। यही तो बता रहा हूं, इन्होंने ईएमएफ के लिए स्मॉल ई यूज किया, कई जगह यहां पर ऐसे लिखा रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज ये नहीं कर पाए, ये तो बता दिया इन्होंने, लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं दे पाए। इनकी प्रॉब्लम क्या है ना, इन्हें रिलेशन तो बता दिया है, लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, कैसे निकालेंगे, वैल्यू क्या होगी, तो ये यहां पर ये नहीं बता पाए। इसी को किसने बताया भाई, लेंज साहब ने इस पर और स्टडी करी और एक फॉर्मूले के साथ वो आ गए, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, ये हमारा रिलेशन जो फैराडे साहब ने दिया, n नंबर ऑफ कॉइल होगा तो ये n टाइम्स ऑफ आ जाएगा। इसमें एक करेक्शन है कि ये जो इन्होंने वैल्यू दी ना, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये पॉजिटिव साइन के साथ आपको रिलेशन दिखा रहे हैं, ठीक। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर इसने मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट निकालना चाहोगे तो एक्चुअली इसमें इक्वल टू लगा दिया, इसने इक्वल टू नहीं लगाना चाहिए। यहां पर आई एवरेज क्या हो जाएगा, जो आपका टोटल कॉइल का रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमें एन डी फाई बी, इसको डी होना चाहिए था लेकिन इसने एवरेज ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज में डेल्टा आ जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक बेटा। तो ये हो गया। तो यहां पर आई अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, इंड्यूस करंट निकालना है, तो ई इंस्टेंटेनियस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। तो ये आपका हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, इसीलिए हम लोग कभी भी इक्वल टू में नहीं पढ़ाते, क्योंकि फैराडे का जो नियम है ना वो सही नहीं है, इसमें करेक्शन है। क्योंकि एक्चुअल करेक्शन क्या है, जो तुमने ये ई जो इंड्यूस्ड है वो माइनस टाइम्स ऑफ डी फाइव बाई डी टी होगा। अब बताओ ना, अगर हम ये फॉर्मूले पढ़ने लगे, इसीलिए मैं कहीं पर भी ये ऐसे नहीं पढ़ाता हूं, है ना, ये कभी भी मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। इसका रीजन है ना, ये फॉर्मूला ही सही नहीं है। जब फॉर्मूला ही सही नहीं है तो हम कैसे वैल्यूज निकाल लेंगे, राइट। अभी तो करेक्शन आएगा ना, मेन फॉर्मूला तो बनता है लेंज लॉ में, ठीक है। कंटेंट डेवलपर के लिए तो सब कुछ एक ही जैसा है ना, उनके दिमाग में तो अरे यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर मुझे करंट पता है तो मैं चार्ज नहीं निकाल सकता क्या, बताइए।
आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी क्यू बाई डी टी, इधर से डी टी कट गया, ठीक है, डी टी से डी टी को हमने काट दिया, बचे क्या, एन डी डी फाइव होना चाहिए था, लेकिन चलो डी फाइव भी, इसको एवरेज लेके चलना, तो फिर एवरेज चार्ज लिखो, इसको एवरेज लिखोगे तो डेल्टा फाइव बी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। मैं एक भी इसमें से फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूं, बार बता रहा हूं, अगर तुम मैग्नीट्यूड लेके चलोगे, अगर तुम, है ना, दीज फॉर्मूलाज कैन बी यूज्ड, can be used if magnitude is taken ना, मैग्नीट्यूड ही अगर हम लेना चाहते हैं तो, ठीक है, साइन के साथ तो नहीं चलेगा ये, क्योंकि ये फॉर्मूलेज लेंज में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगर देखें, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ohm is placed in a magnetic field if the magnetic flux linked with coil varies with time, तो phi is equal to क्या आ गया तुम्हारा, अब यहां यूज हो जाएगा, देखो यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चंस में काम करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड मुझे दिक्कत नहीं है, मैं उस माइनस साइन के बिना नहीं पढ़ा सकता, माइनस साइन ही एक्चुअल रिलेशन होता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भैया जिसकी वजह से वो फ्लक्स जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो उसी को अपोज करने लगता है। और वो कैसे अपोज करेगा, अगर मान लीजिए, ये चीज मैं बता देता हूं, अगर मान लीजिए यहां पर ये नॉर्थ और ये साउथ था, इससे ही वेरिएशन आ रहा है इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहां पर करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि यहां नॉर्थ आ जाए और यहां साउथ दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसी के मोशन को अपोज कर लगेगा। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए इंडक्टर, तो एनर्जी स्टोर कहां से होगी, तब हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा सच दैट ये मूव कर सके और ये फ्लक्स चेंज होता रहे, क्योंकि ये अपोज कर रहा है ना, और यही एनर्जी स्टोर हो जाती है। समझ में आ रहा है, तो जो अपोजिशन ऑफर होता है ना, उसी अपोजिशन के आगे जितना भी एक्स्ट्रा काम करेंगे वो सारा का सारा उसके अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये सारा टॉपिक रिलेटेड होता है, डेप्थ ऑफ नॉलेज की बात है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली वो सारे फॉर्मूले सही है, मतलब अगर हम फॉर्मूले के ऊपर बेसिस पे चले और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, हम किसी डायरेक्शन ऑफ अपोजिशन ये सब की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसमें बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया, कॉइल दिया गया, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दी गई है 400, है ना, फाई ये दिया गया है, कह रहे करंट बताओ बेटा, तो भैया ये बताओ ना, ये तुम नहीं निकाल लोगे, तुम्हारे पास ये जस्ट तुमने फॉर्मूला बनाया, कहाँ गया, डी फाइव बाई डी टी अपॉन आर, है ना, तो डी फाइव बाई डी टी करो पहले, तो ये जाएगा 2 इंटू 50 टी प्लस 0, यही तो आएगा, और टी के लिए 2 पुट कर दो, तो यहां से आ जाएगा आई इज इक्वल टू, एन कितना है बेटा, एन क्या है, 1 लिया जाएगा, और क्या है ना, कॉइल है तो 1 हो गया, 1 इंटू 100 टी अपॉन क्या जाएगा, आर कितना है 400, टी की वैल्यू 2 कर दो, 1/2 आ रहा है, 0.5 एम्पियर आ गया, कितना आ गया भाई, 0.5 एम्पियर। जल्दी करिए, आगे बढ़े, ठीक है। E अपॉन आर या वोल्ट, आप ओम्स लॉ कैसे भूल सकते हो, ओम्स लॉ क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर ना, उससे ही कर लो यार, इतना क्या सोचना। चले आगे बढ़ जाए, यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू दे दी गई, विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू लूप, प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है, दिख रहा है, डॉट दिख रहा होगा तुम लोग को, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक, एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं एट कांस्टेंट रेट, क्या है, रेडियस विद टाइम क्या है, 1 मिलीमीटर पर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, कह रहे हैं भैया बताओ इतना ईएमएफ आएगा अगर 2 सेंटीमीटर हो जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी, क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी करें थोड़ा सा। फॉर्मूला मैंने बताया है, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, फाइव बी का फॉर्मूला क्या होगा, फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ बेटा 0, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर डी फाइव बी अपॉन डी टी करना है, अगर हमें डी फाइव बी अपॉन डी टी करना होगा, तो जो चीजें कांस्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो चीजें कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगी, तो ये जाएगा डी ए अपॉन डी टी, देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना ऐसे ही, बी इंटू ए का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर
स्क्वायर, है ना, ध्यान से देखना, तो पाई तो बाहर आ जाएगा, dr⁻² dt। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे इसको। फिर से वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो सकता है क्या रेडियस का? ये डायरेक्टली हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, dr का मल्टीप्लाई और dr का हो जाएगा b इंटू पाई, क्या हो जाएगा, dr² इंटू dr बाई dt, ये क्या हो जाएगा 2r, है ना, तो क्या आ जाएगा b इंटू 2πr इंटू dr बाई dt। सारी वैल्यू SI में पुट करना, तो b कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ, 0.025 टेस्ला, है ना, 2 इंटू पाई है तो ये 2 इंटू 3.14 हो गया, इंटू आर की वैल्यू पुट करो, 2 सेंटीमीटर है तो क्या आ जाएगा भैया, 2 इंटू 10⁻⁻², और ये जाएगा डी आर 1 मिलीमीटर है तो 1 इंटू 10⁻⁻3, है ना, मिलीमीटर, है ना। पूरा आंसर बताइए। ये तो पाई के टर्म में ही है तो पाई की वैल्यू मत पुट करो यार, पाई के टर्म में ही सारे आंसर्स हैं, तो ये रहने दो इसको 2 पाई, है ना, क्या हो जाएगा, पाई रहने दो, 10⁻⁻5 तो दिख ही रहा होगा, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, ये 25 दूनी 50 होता है शायद, थोड़ा जल्दी करो बेटा, 0.05 इंटू पाई इंटू 2 5 जा 10, ये 0.1 हो जाएगा अंत में, है ना, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻5। अब बताओ आंसर क्या आएगा, दैट इज पाई इंटू 10⁻⁻6 हो गया ना, 0.1 क्या होता है 1/10, है ना, 0.1 क्या होता है 1/10, यानी कि 10⁻⁻6 इंटू पाई, ये हो गया वोल्ट, तो ये 10⁻⁻6 को माइक्रो कह सकते हैं, पाई माइक्रो वोल्ट। ठीक है भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चले आगे बढ़ जाए, चलो देखो ये क्वेश्चन करो, अ कॉइल ऑफ रेडियस r जिसमें रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r, केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B नॉट T स्क्वायर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल चार्ज। अभी क्यू निकालना है तुमको, क्यू का फॉर्मूला क्या था भाई, I अपॉन T होता है, I इंटू dt, है ना, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक, और I का फॉर्मूला क्या था, I का फॉर्मूला क्या था, E अपॉन R इंटू dt। अब E का फॉर्मूला क्या था बताओ, तो हो जाएगा डी फाई बी अपॉन आर, डी फाई बी अपॉन आर, क्योंकि dt से dt कट जाएगा ना भैया। और ये डेल्टा फाइव बी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा कर लो इसको, डी भी कर लो, कोई बात नहीं। तो बताओ t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी नॉट, वेरी सिंपल, ये देखो क्या हो जाएगा, फाइव बी एट t माइनस फाइव बी एट t इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई r। अब फाइव बी एट t अगर निकालना है तो बताओ भैया, वहां पर फॉर्मूला आपको दिया गया है b का फॉर्मूला, 0 नहीं होता दिख रहा तुमको, अरे भैया तुम लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हो यार,
डी फाई बी अपॉन डी टी करना है ना बेटा। ये फॉर्मूला दिख रहा है तुमको? फाई का फॉर्मूला दिख रहा है? फाई इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? डी बाई डी टी ऑफ वॉट? डी ए कॉस जीरो। यही तो आएगा, यही तो आएगा ना। अब हम ये कह रहे हैं कि डी टी हटा दो, तो यहां पर वो तो लिखोगे ना तुम, बी ए और कॉस जीरो तो रहेगा नहीं, है ना। तो अब मुझे बताओ ए क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो कर डालो ना। तो बी जब बेटा t इज इक्वल टू जीरो पर मैग्नेटिक फील्ड एट t इज इक्वल टू जीरो, फॉर्मूले के हिसाब से v नॉट इंटू जीरो का स्क्वायर, ये हो गया जीरो। मैग्नेटिक फील्ड एट t इज इक्वल टू टी, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू v नॉट टी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा v नॉट टी स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन आर। द आंसर इज v नॉट टी स्क्वायर पाई आर। देख लो, ये देखो आर स्क्वायर टी स्क्वायर, देखो वहां पर आ रहा है ना, ये वाला मेरा फॉर्मूला आ रहा है ना, आर स्क्वायर टी स्क्वायर पाई बी नॉट अपॉन आर। ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। हमने सॉल्व भी कर दिया था, लेकिन सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज दीज आर कैन नॉट बी कैंसिल्ड। ऊपर वाला आर क्या है? रेडियस। नीचे वाला आर क्या है? रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो या तो मैं नीचे वाले को सुधारूं या तो ऊपर वाले को सुधारूं। चलो इसको स्मॉलर कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस वाला आर हो गया, ठीक है। तो ये स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। अब आदत हो गई है स्मॉल आर लिखने की, ये रेजिस्टेंस हो गया। बाकी जगह सही है ना? ये हो गया, ठीक। वो आंसर आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस क्योंकि स्मॉल आर लिखा हुआ था ना, इसलिए मैंने स्मॉल आर लिख दिया, लेकिन रेडियस कैपिटल आर था, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर आना चाहिए, ठीक है। सिंबल्स का क्या है यार, वो तो तुम्हारे ऊपर है। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? 10। रेजिस्टेंस क्या? 10 ओम का। द इंड्यूस करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स तो इट इज शोन इन फिगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिख रहा है कि भैया टाइम के साथ साथ वैल्यू करंट की जीरो की तरफ जा रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर। तो कह रहे हैं भैया फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बताओ, ये पूछा जा रहा है यार। दिमाग लगाओगे तो कर लोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। जुकाम हुआ है ना यार, बड़ा दिमाग खराब। आईटी ग्राफ में अगर एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा? करंट इनटू टाइम दैट इज चार्ज। आईटी ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा बेटा, ठीक है। और चार्ज जो होता है वो डेल्टा फाई बी अपॉन आर होता है। तो डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू, और रेजिस्टेंस दिया गया है, तो मैं बस एरिया निकालूंगा। तो एरिया से मुझे मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये करंट है 1/2 हाफ करंट इंटू टाइम, 1/2 इंटू 4 इंटू 0.1, है ना। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो जाएगा 1/5। क्या आ गया? 1/5। तो 1/5 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 2 वेबर। कितना आ गया भाई? आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। नोट कर लें इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेंज लॉ। देखिए, तो देखिए यहां से आ गया ना माइनस साइन, मैं कह रहा था यही बात। यहां क्या कह रहे हैं? द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट व्हिच अपोजेस द कॉज या द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस। तो ध्यान से देखना कि वही बात हो गई, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, इधर हो गया क्लॉकवाइज। आपका बस दिखा रहा है ये 2 पर्सन खड़े हैं, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो इसको क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। ये सब बता चुका हूं ना मैं, ठीक है। तो लेंस आप बस एक ही चीज यहां कह रहे हैं कि जिसके कारण जो कॉज है तुम्हारा ईएमएफ का इंड्यूस होने का, वो क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो कैसे रहा था? बाय रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब मैग्नेट उसकी तरफ आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। अब उसी को या करीब आएगा तो क्या करेगा? अपोज कैसे करोगे? तुम्हारा कोई करीब आ रहा, अपोज कैसे करोगे? उसको आने से रोकोगे,
है ना, और तुमसे दूर जा रहा है तो तुम उसको खींचोगे ताकि वो फिर से अपोजिशन ही दिखाना है। यानी कि अपोजिशन ये हम करेंगे कैसे, अगर एक मैग्नेट है तो उसको अगर अपोज करना है तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये मोशन में तो नहीं आ जाएगा ना, ये अपनी जगह खड़ा रहेगा। तो यानी कि ये क्या करेगा, इस तरीके करंट इसके अंदर इंड्यूस होगा सच दैट अगर यहां पर भी एक नॉर्थ पोल आ जाए तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो अपोजिशन इसने ऑफर कर दिया कि नहीं कर दिया, तो यानी कि जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो निगेटिव टाइम्स है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला बना, यही मेन फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस एन टाइम्स ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी। समझ में आ रहा है। और ये है आपका इफेक्ट, ईएमएफ प्रोड्यूस होना एक इफेक्ट है, और उसका कारण क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस इतना सा मॉडिफिकेशन लेंस आपको ही ले गया, फेमस कर दिया, क्योंकि यही एक्चुअल सच्चाई है कि आपको ध्यान रखना है रिलेटिव मोशन और उसके हिसाब से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। दिख रहा है यहाँ साउथ है तो यहां पर भी क्या हो गया साउथ, और यहां साउथ है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये इसके दूर जा रहा है, हाँ देखो ना, ये साउथ है और ये इसके दूर जा रहा है, तो ये क्या करते हैं यहाँ साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल ले आएगा, नॉर्थ से क्या होगा, ये साउथ को अट्रैक्ट करने लगेगा, है ना। तो अब हमारा ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, अपोज करना है बस आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर ये आपका दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, फिर से ये क्या करना चाहता है, अट्रैक्ट। कैसे करेगा अट्रैक्ट, ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होना चाहिए ना, तो यहाँ क्या आ गया, क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है, आप हमेशा इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, राइट, इधर से देख रहे हो, तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसमें क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, और आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ होता है और क्लॉकवाइज में साउथ होता है। चले भाई, कॉइल इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉज क्या करेगा भाई, तो इंक्रीज ऑफ बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, तो इससे क्या होगा भाई, एरिया वेक्टर, अब इसमें एरिया वेक्टर क्या है, आउटवर्ड है, हम बाहर की तरफ दे रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। तो आपका क्या है यहाँ पर, कॉइल इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे भैया, इंक्रीज ऑफ बी, बी की वैल्यू को हम वेरी करा रहे हैं, इससे कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ई इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। तो हमेशा इसके जस्ट अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट एरिया वेक्टर ले लिया, तो इससे फाइव बी की डायरेक्शन बदल गई, माइनस साइन आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो गया, इनके बीच का एंगल 180। यहां पर देखिए हमने डॉट ले लिया तो एरिया वेक्टर क्या हो गया, क्रॉस। हम कर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है बी और ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दोनों बार 180, जिससे कि ये 5b क्या हो जाएगा, 5b विल बिकम व्हाट, माइनस बी ए, है ना। अब अगर आप इसका करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइनस के साथ आएगा कि नहीं आएगा, डी बाई डी टी ऑफ दिस, राइट। समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार कि आपको समझना है कि नेगेटिव साइन ले कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, तो यहां पर करंट कैरिंग वायर एंड कॉइल, तो अगर हम यहां पर कह रहे हैं करंट इंक्रीजेस, आई की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो फ्लक्स इनसाइड द कॉइल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि सोर्स क्या है, वो इन्फिनिट वाला वायर हो गया, यही मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना कैसे बढ़ाओगे तुम बताओ ना, राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे कि कर्व रूल यूज करोगे कि नहीं करोगे, दिख रहा है तुम्हें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये यहीं पे रखा है कॉइल, ठीक है। अब करंट की वैल्यू को मैं बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स लिंकेज भी बढ़ेगा। अब तुम्हें एक और चीज दिखा देता हूं, जैसे अभी तक किसी ने पूछा नहीं, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग, अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो। तो फ्लक्स इनसाइड द कॉइल डिक्रीजेस व्हेन कॉइल मूव्स अवे फ्रॉम द, तो क्या कह रहे हैं भैया, जब हम इसको अगर एक यूनिफॉर्म, मान लो कि अब करंट को मैं कांस्टेंट कर दूं और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, ठीक, जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां होनी है वो यहीं रहेगी, यहां वाली फिक्स रहेगी। अब मैं इसको दूर ले जाऊं तो आपको अच्छे से याद नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड से जब दूर जाएंगे, जो आपका सोर्स है उससे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाती है। तो फिर से लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइन घटेगी तो फ्लक्स तो लिंक हो रहा है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही तो मैटर करता है, तो डिक्रीज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा, जिससे कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब कह रहे हैं करंट कैरिंग वायर एंड कॉइल, इस तरीके से फ्लक्स इनसाइड द कॉइल अगर कांस्टेंट हो गया तो अब ये कैसे कांस्टेंट होगा, हम फिर से पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से मूव करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी यार, है ना, इसकी दूरी तो फिक्स है ना, अरे इस वाले की दूरी ये हो गई, इस वाले साइड की दूरी ये हो गई।
अब ये तो इसमें तो वेरिएशन ही कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल वाला केस है, लेकिन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की बदली क्या? नहीं बदली। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। समझ में आ रहा है सब कुछ? तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, एट फाई और आई ये तीन कॉलम है, ठीक है। हम ए पर है तो यहां पर क्या होगा? रेस्ट वाला केस है 0 0, ठीक है। ए से बी की तरफ जा रहे हैं हम, कहां से? ए से बी की तरफ। तो जहां कोई फ्लक्स नहीं था, फ्लक्स आ गया, तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स इंक्रीज हो गया एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको दिख रहा है नॉर्थ पोल आ गया। बी से सी, बी से सी, अभी हम कहां है भैया? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फाई कांस्टेंट, फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है 0, इसका मतलब है ईएमएफ इंड्यूस 0, करंट भी इंड्यूस 0। सी से डी अभी हम डिक्रीज करवा रहे हैं, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो डिक्रीज हो रहा है ना। डिक्रीज होगा तो क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज। इंक्रीज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको समझ में आ रहा है? जो नेचर से इंटर करो, कुछ नहीं आ रहा समझ में, तो ये समझ लेना कि जिस नेचर से इंटर करोगे उसका अपोजिट नेचर से तुम बाहर निकलोगे, ठीक है। इसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। ईएमएफ जनरेटेड इन कॉइल विल ऑलवेज ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट ऑन, ये बताया था मैंने, जो एनर्जी तुम खर्च करोगे वो स्टोर हो जाएगी, है ना। रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, दस लेंज लॉ इन अकॉर्डिंग्स विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो आपकी एनर्जी इसमें स्टोर हुई एक्सटर्नल वर्क से, वही कन्वर्ट होगी इसमें ईएमएफ में, यानी कि जो करंट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो यहां से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए यही रुकते हैं, कल हम लोग इस नए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक। अच्छा, अभी इंगेज है क्या? चलो अच्छा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें। चलो ये क्वेश्चन कर लो। तो यहाँ क्या, अ वायर इज बेंट टू फॉर्म द डबल लूप ए बी डी सी ए वेयर there is a time dependent magnetic field directed into the plane of the loop. If magnitude of this field is decreasing, current will flow from. तो कह रहे हैं कि अगर हम किसका मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को घटा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड घटाओगे तो डिक्रीज करेगा ना फ्लक्स। फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो लगाओ दिमाग, अभी पढ़ के आए हो, जो सॉल्व करो इसको, थोड़ा जल्दी बताना है लेकिन। पेन वेन चलाओ, बिना पेन चलाए नहीं होगा। हमने बेंड किया है इसको, ठीक है। अंदर की तरफ जाने वाली फील्ड कैसे हो गई? साउथ हो गई ना। ये कैसा पोल हुआ? ये साउथ पोल हुआ, तुमसे दूर जा रहा है। तुम डिक्रीजिंग फ्लक्स को क्या करोगे? उसका अपोज कैसे करोगे? उसको डिक्रीज होने से रोकोगे। अभी पढ़ा के आया हूं। तो साउथ को रोकने के लिए कौन सा पोल चाहिए तुमको? नॉर्थ चाहिए ना। तो तुम कुछ इस तरीके का इसमें कुछ करोगे, तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो उसमें कैसा आ जाए पोल, तभी तो तुम रोक पाओगे। दिमाग लगाओ। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सोचो। तो डिक्रीजिंग वाले को रोकने के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? यही तो होगा। अब ध्यान से देखो, तुम कहोगे कि गलत पढ़ रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ये तुमको दिख रहा है क्या अंदर की तरफ जाता हुआ? तो इधर की तरफ साउथ होगा, तो लूप के पीछे की तरफ क्या होगा? नॉर्थ। तो नॉर्थ क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए से बी, बी उसका डी टू सी, ये हो गया, ठीक है। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट करिए।
Find the average induced current and its direction in the coil shown in figure if it rotates 60 डिग्री। थीटा कितना हो गया 60। किसके बीच का एंगल होता है थीटा? भाई एंगल ए और बी के बीच का होता है ना। तो भाई टाइम कितना है 0.2 सेकेंड। रेडियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल कैपिटल आर और स्मॉल आर है। दिमाग लगाओ, बता दिया मैंने, आधा आंसर तो ऐसे ही बता दिया, थोड़ा दिमाग आप भी लगाइए, ठीक है। तो पहले तो फ्लक्स निकाल लो, बी ए कॉस 0 से कहाँ तक जा रहे हैं, कॉस 60, है ना। फॉर्मूला बहुत आसान है, इनिशियली निकालना है तो फाइव बी एट टी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा बी ए कॉस 0। फाइव बी एट टी इज इक्वल टू कितना भाई, 2 सेकेंड या 0.2 ये हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ 60। कॉस 60 1/2 होता है शायद, है ना। तो अगर हमें कुछ नहीं आता है तो यहां से हो जाएगा बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर, हो जाएगा बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। यही डिफरेंस आया, फ्लक्स आधा हो गया, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। क्लियर दिख गया, फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इट शुड बी क्या, इस किस तरीके से होना चाहिए, करंट अभी हमें क्या करना है, इस तरीके से फ्लो कराना है सच दैट ये इसको क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। डॉट मतलब हमारी तरफ आ रहा है नॉर्थ, है ना, अपोज कराना है इसका, ठीक है। तो ACW ही तो हुआ ऑप्शन, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, वैल्यू पुट करिए, आई निकालिए, पहले पहले आई निकालिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे। आई के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आई इज वेरी सिंपल, आई इज इक्वल टू बताओ ई अपॉन स्मॉल आर। ई क्या होता है, डेल्टा फाइव बी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इंटू स्मॉल आर, ठीक है। टाइम कितना चेंज हो रहा है, ये तो दिख रहा है हमको, बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, है ना। अब तो लेंज लॉ पढ़ लिया ना, तो माइनस लगा लोगे ना, तो ये देखो माइनस साइन तो आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए फटाफट सॉल्व करिए, मैग्नीट्यूड करके सॉल्व करिएगा, मैग्नीट्यूड निकालना है, वी आर जस्ट सॉल्विंग द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई बताओ 0.2 माइनस 0 और मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल आर, कितना आ जाएगा देखो ये वापस से बताओ, माइनस है ना, ये हो जाएगा बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.1 है तो वो 1/10 करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और जाएगा नीचे आर, ये हो जाएगा 5। देखो ये आया क्या, 5 बी पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, है ना। ठीक, और एक 2 भी तो, अच्छा 2 तो एडजस्ट हो गया ना। पॉइंट 2 था तो 2/10 किया तो एक और 2 रहेगा ना यहाँ,
0.2 को 2/10 किया ना, तो कितना आ जाएगा, 2R तो आ रहा है। देखो ये ऑप्शन कौन सी होगा, एंटी क्लॉक। ठीक है, डन। चलिए आज यहीं पे रुकेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे अपन सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें डाउट हो सकता है डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज कैसे आया है ना, तो ये सब अपन कल डिस्कस कर लेंगे। किसी को डाउट होगा तो कल लेकर के आना, कल मैं बता भी दूंगा। ठीक है, आज तो टाइम अप हो गया, कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस के साथ। ठीक है, थैंक यू।